हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों, विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं और विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की सबसे पहले परिभाषा समझेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार जयावक्रीय दोलन करते हैं कि ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हों। मतलब विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इस प्रकार कंपन करते हैं प्यारे बच्चों, गति करते हैं, जयावक्रीय दोलन करते हैं कि संचरण की दिशा के भी लंबवत हो। इसके पहले सबसे पहले किसने बताया था, तो मैक्सवेल ने बताया कि जो आपका आवेश होता है प्यारे बच्चों, थोड़ा बेसिक पृष्ठभूमि आप समझिए। जो आपका आवेश होता है वो त्वरित होता है, मतलब गति करता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है। अब जब वो आवेश त्वरित होता है यानी गति करता है तब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब वही जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो दोलनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, फिर जो विद्युत क्षेत्र होता है और पुनः वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को और चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं और ये लगातार क्रम चलता रहता है। तत्पश्चात एक हमारे पास तरंगनुमा आकृति मिल जाती है जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। समझ गए? मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है वो आवेश के त्वरित होने के कारण हो रहा है। मतलब आवेश गति कर रहा है, दोलनशील एक आवेश है, वो त्वरित गति कर रहा है। त्वरित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण दोलनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इन दोनों के लगातार निश्चित अंतराल पर उत्पन्न होने के कारण एक प्रकार से है ना तरंग मिलता है जिसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। ठीक है, आकाश में एक विशेष प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। ठीक, क्लियर है ना। तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, तो वो होता है प्यारे बच्चों आवेश की त्वरित गति के कारण। पहले मैक्सवेल ने ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत दिया था, इसे बहुत दिनों तक प्यारे बच्चों अमान्य माना गया था, मतलब इसे मान्यता नहीं मिली थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मैक्सवेल के मृत्यु के बाद इनको माना गया कि जो मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत दिया, जो बताया था वास्तव में त्वरित आवेश के कारण जो विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होते हैं वो सही है, क्योंकि इसका परिकलन प्रोफेसर हेनरिक हर्टेज ने किया 1887 में अपने प्रयोग में। फिर जेसी बोस ने किया। जेसी बोस तो लगभग बहुत सीमित क्षेत्र यानी लैब तक ही उनका रह गया। इसके बाद मार्कोनी ने पुष्टि की। लेकिन सबसे पहले जब प्रोफेसर हेनरिक हर्टेज ने बताया कि वास्तव में ये सही है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती हैं, तो ये माना गया कि मैक्सवेल का सिद्धांत सही था। क्योंकि पहले मैक्सवेल ने जो बताया उसका कोई पुष्टि नहीं कर पाया, इस कारण से उनका सिद्धांत अमान्य माना गया था। लेकिन बाद में वास्तव में ये सही माना गया कि मैक्सवेल ने सही बताया था, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं वो एक त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती है। जो त्वरित आवेश होता है चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, वो चुम्बकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लगातार ये कंपन करते हुए आकाश में एक तरंग का निर्माण करते हैं जिसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। ठीक है, इन तरंगों के गुण क्या हैं उसे भी समझे। पहला है विद्युत चुम्बकीय तरंगे दोलनीय आवेश अथवा त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती है। ये चीज मैंने पहले बताया कि आवेश त्वरित होगा, मतलब आवेश गति करता है तो त्वरण उत्पन्न होता है और उसी त्वरित आवेश के कारण विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती है। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी गमन करते हैं। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आपके घर में एंटीना लगा होता है, ठीक है, आपको तरंग दिखाई नहीं देता है ना। आकाश में उपग्रह है ना, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में उपग्रह है, वहां से तरंगें आती है, हमें दिखाई नहीं देती। बीच में क्या क्या माध्यम होता है उस पर भी निर्भर नहीं करता। आप कमरे के अंदर है, चारों तरफ से दीवार बंद है, मतलब दीवार लगा हुआ है, दरवाजा भी बंद है प्यारे बच्चों, तो भी आपके मोबाइल पे तरंगे पहुंचती हैं और आपके मोबाइल पे रिंग जाता है। इसका कारण क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। यानी जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है प्यारे बच्चों, ये निर्वात में भी गमन करता है, इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। ये तरंगे विद्युत क्षेत्र या चुम्बकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता। मतलब विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के गमन से ही तरंग उत्पन्न हो रहा होता है। इस कारण से ये ना तो विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होता है, ना तो चुम्बकीय क्षेत्र से। जैसे समझिएगा, जैसे कोई भी तरंग है जिसमें यदि कोई आवेश नहीं है, यदि कोई तरंग है जिसमें यदि कोई आवेश नहीं है तो वो फिर विक्षेपित नहीं होगा। जैसे यदि आप न्यूट्रल हो, आपको कितना भी प्रलोभन दिया जाए आपके मन में लालच नहीं होगा, क्योंकि आप उदासीन हो, आपके मन में कोई किसी प्रकार से लालच नहीं है, किसी प्रकार से चाह नहीं है, किसी प्रकार से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आप किसी भी बातों पर बहकावे पर नहीं आएंगे, ना तो किसी के लालच देने पर आएंगे। उसी प्रकार से ये तरंग है, तरंग में किसी भी प्रकार से लोभ नहीं है, लालच नहीं है, किसी प्रकार से इस पर आयन नहीं है, तो फिर ये ना तो विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होता है, ना ही चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होता है। ठीक है, समझ गए। ये तरंगें ध्रुवित होती हैं।
कैसे होती हैं? ध्रुवित होती हैं। ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण के गुण को प्रदर्शित करते हैं। आगे जो चैप्टर आएगा उसमें परावर्तन, अपवर्तन सब कुछ, व्यतिकरण, विवर्तन सब कुछ क्रम से कराऊंगा। ध्रुवण क्या है सब कुछ कराऊंगा। परावर्तन तो आप समझ ही गए प्यारे बच्चों, परावर्तन प्रकाश का टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना। लेकिन अपवर्तन क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना। जैसे आपके बाल्टी पे मान लीजिए एक बकेट रखा है, बाल्टी रखा है, बर्तन रखा हुआ है, उसमें पानी रख दो और अंदर एक छोटा सा कण डाल दो, वो कण हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण जो है वो जल के अंदर भी पहुंच जा रही होती है, यानी वायु माध्यम से जल में भी प्रवेश कर रही होती है प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का जाना अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये चीजें हम आगे चैप्टर में करेंगे, बिल्कुल आप चिंता नहीं करें। लेकिन ये परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि के गुण को प्रदर्शित करता है। कौन? विद्युत चुम्बकीय तरंग। आगे, ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं। यह ऊर्जा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में समान रूप से वितरित रहती है। ठीक है, चलिए, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत समान कला में दोलन करते हैं। ये तो पहले ही बता दिया गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग उन तरंगों को कहते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार ज्यावक्रीय दोलन कंपन करते हैं, गति करते हैं कि दोलन जो है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ये हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, इनका जो वेग होता है प्यारे बच्चों लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इनका वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों के आयामों का अनुपात प्रकाश के वेग के तुल्य होता है। लिख लें, विद्युत क्षेत्र, यहां पर मैं लिख देता हूं, जो आपका सी होता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के तुल्य होता है, यानी जो अनुपात होता है प्रकाश के वेग के तुल्य होता है। इन तरंगों यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयामों का अनुपात प्रकाश के वेग के तुल्य होता है। और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये गुण आप तैयार कर लेना। और आज का वीडियो बस इतना ही। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम पूरे टॉपिक्स कंप्लीट कराएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मेहनत करते रहें, हम आपके साथ हैं, बस आप लोग हमारा सपोर्ट करें, हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे, ये हमारा वादा है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।